आदाब, नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तमाम विरोध प्रदर्शन, तमाम हंगामे के बीच आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने कामयाबी हासिल कर ली और मनरेगा से न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि एक पूरा नया बिल वीबी जी राम जी के नाम से आज पेश किया और उसको लोकसभा से पास भी करा लिया गया। कल लगभग 14 घंटे तक इसको लेकर चर्चा हुई, बहस हुई। रात को 1:35 तक इस पर चर्चा कराई गई, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? हुआ वही जो बीजेपी चाहती थी, जो सरकार चाहती थी, और इस कानून को पास करा लिया गया। ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये ना सिर्फ विचारों पर हमला है, ये ना सिर्फ महात्मा गांधी के नाम को हटाने का और गांधी के विचारों पर एक तरह से ना सिर्फ ये हमला है, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस विधेयक को गांधी जी का अपमान और ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने वाले काम के अधिकार पर प्रहार इसको बताया गया है। हालत ये हो गई कि विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, वेल तक वो आ गए और इस विधेयक को फाड़ कर फेंक दिया गया। ये मांग की गई कि इसको स्थायी कमेटी पे भेज दिया जाए, जेपीसी को भेज दिया जाए, लेकिन ओम बिरला ने इन तमाम जो भी मांगी थी उनको एक मानने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि 14 घंटे इस पर बहस हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया और पास करा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ महात्मा गांधी के नाम पर ढोंग करती है। महात्मा गांधी बापू हमारे दिल में बसे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि जो गोडसे के मानने वाले हैं वो गांधी के विचारों पर हमला कर रहे हैं और गांधी को हर तरीके से, हर जगह से हटा देना चाहते हैं। मनरेगा जो कि 20 साल पहले लाया गया कानून, जिसके तहत 100 दिन रोजगार उन गरीब ग्रामीणों को, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उनको ये गारंटी मिलती थी। यहां तक कि कोविड के दौरान भी ये इस कानून के जरिए, इसके जरिए उन लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, जो पूरी तरीके से जहां बड़े-बड़े शहरों से उनको निकाल कर फेंक दिया गया था। अब सरकार का ये तर्क है कि हम 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं। पहले जो राज्य सरकारें थी उन पर सिर्फ 10% का भार था, अब इस पर राज्य सरकारों पर 40% का भार होगा। पहले जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे उन पर कोई भार नहीं था, अब उन पर 10% का भार होगा। इसको बाकायदा तौर पर शोर शराबे के साथ इसको प्रमोट और प्रचारित जो है वो बीजेपी कर रही है। ये भी आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने एक बार पार्लियामेंट में कहा था मनरेगा को लेकर कि ये यूपीए की नाकामियों का स्मारक है और इसको वो ढोल बाजे के साथ चलाएंगे। ये भी कहा गया शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि इतने अच्छे तरीके से तो कांग्रेस ने भी इसको नहीं चलाया था और मनरेगा को बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने चलाया है। आज कांग्रेस पार्टी ने एक डेटा जो है वो दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2020 से 21 के बीच सिर्फ 51 दिन का काम दिया गया, 21 से 22 में 50 दिन का दिया गया, 22 से 23 में सिर्फ 47 दिन का काम दिया गया, 23 से 24 दिन में सिर्फ 52 दिन का काम दिया गया और 24 से 25 दिन में सिर्फ 50 दिन का काम दिया गया। यानी कि दिखावा है 125 दिन का काम देंगे, लेकिन उसके पीछे सालों में क्या कुछ किया गया है वो सबके सामने है। सवाल यह है कि इससे सरकार क्या हासिल करना चाहती है। सवाल यह है कि सिर्फ नाम बदलने की सियासत क्यों की जा रही है। सवाल यह है कि जो एक योजना चल रही है कि सिर्फ ये क्या राजनीतिक विद्वेष के चलते ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या वाकई में अटैक है बापू के विचारों पर? क्या इसको इस तरह से भी देखा जाए? क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है, विपक्ष ने के तमाम जो दल हैं वो भी उनके साथ हैं। इसको नगर नगर, डगर डगर, जिला, हर जगह पर अब इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मेरे साथ आज एक बहुत खास मेहमान है। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, जो कि गोदी मीडिया में जाकर उनके एंकर्स की एक तरह से तथ्यों पर आधारित बात करके छक्के छुड़ाते हैं, आलोक शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। आलोक जी, विरोध प्रदर्शन, हंगामे, बिल फाड़ कर फेंका गया, सबके बीच आखिर इसको पास करा लिया गया। कल राज्यसभा में फॉर्मेलिटी होगी, इसको पास वहां से भी करा लिया जाएगा और फिर ये कानून बन जाएगा। वीबी जी राम जी मनरेगा की जगह। आपके एतराजात क्या हैं? वो तो कह रहे हैं कि 100 की जगह 125 दिन हम देंगे और ये भी कि आप सिर्फ ढोंग करते हैं और बापू तो हमारे विचारों में, हमारे दिल में बसे हुए हैं। देखिए, बापूजी से ही शुरू कर लेते हैं। बापू और उनकी विचारधारा से बिल्कुल हमेशा से एलर्जी करने वाली
पार्टी भाजपा सत्तासीन है। 3 गोलियां मारी छाती के अंदर, और उस समय पर भी बापू के मुख से राम ही निकला था, हे राम। और आज प्रभु राम के नाम को एब्रिविएशन में लाकर आज फिर दोबारा से विवाद खड़ा करने का काम भाजपा कर रही है। बापू न इनके विचारों में है, न दिल में है, न दिमाग में है। बापू केवल और केवल इनके लिए नफरत का एक नाम है। महात्मा गांधी जी से कभी इनका कोई सरोकार नहीं रहा है। दूसरा, जिस तरह से इसके अंदर बदलाव किए गए हैं उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रही है वो सामाजिक है, कि किस तरह से सामाजिक ताना बाना इससे बिखरेगा, क्योंकि ये बिल था सबसे जो पिछड़े दलित जो लोग थे उनसे जुड़ा हुआ एक बिल था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिस तरह से जिन लोगों को कहीं रोजगार नहीं मिलता था, जो अनस्किल्ड लेबर थी, उसके लिए था। तो दलित और पिछड़े इन 2 वर्गों के ऊपर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, आर्थिक प्रभाव इसके बहुत खतरनाक होंगे, कि ये जो एक इकोनॉमिक सिस्टम को मोमेंटम बनाने के लिए लेकर आए थे बुशरा जी, आप इससे वो इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। तीसरा है पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकली फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, संघीय ढांचे के ऊपर सीधा सीधा ये किस तरह से एक कुठाराघात है। मैं इन 3-4 बिंदुओं को आपको विस्तार से समझाता हूं। जब ये 2005 में स्कीम आई थी तो उस समय पर ये पार्लियामेंट्री कमेटी में गया, और उस समय पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर कल्याण सिंह जी थे। कल्याण सिंह जी ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में संसद में कहा कि इतिहास में स्वतंत्रता के बाद ऐसा बिल कभी नहीं आया, ये बिल ग्रामीण क्षेत्र में रेवोल्यूशन लेकर आएगा। उसका कारण था कि हमने 200 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट किया। मैं स्वयं उस समय पर पीआरडी मुंशी जी के साथ अलवर जिले में था, और हमने सारी स्टडी करके जॉब कार्ड क्या काम हो, हमने उसके बाद हम इस बिल को लेकर आए। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि इसके जितने भी प्रभाव हैं, इकोनॉमिक से हम शुरू करते हैं। पहला तो यही आपने कहा कि जो जीती जागती विफलताओं का स्मारक मोदी जी ने बनाया था, हम तो पूछना चाहते हैं उस स्मारक को आपने 11 साल तक क्यों ढोया? पहला सवाल हमारा। 12 साल हो गए। दूसरा, अगर आप परिवर्तन लेकर आए हैं तो परिवर्तन का सीधा मकसद है कि किस तरह से केंद्र सरकार के पैसे बचाए जाएं। पहले ये रेशियो 90-10 थी। 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य देते थे। 100 दिन की गारंटी थी। आज ये साधारण तौर पर यह बिल पेश किया गया है। अब ये गारंटी नहीं है, अब ये डिमांड ड्रिवन एक योजना हो गई कि डिमांड अगर होगी तो हम रोजगार देंगे। आपने 125 दिन की बात की जैसे, तो 125 दिन के अंदर अभी अगर पिछले तमाम आंकड़े उठाकर देखें, केवल 24-25 की ही बात कर लें, तो गुजरात के अंदर लगभग 40%, गोवा के अंदर 24%, 24 दिन, प्रतिशत नहीं कहूंगा, महाराष्ट्र में 40 दिन, उत्तराखंड में 44 दिन, हरियाणा में मात्र 24 दिन, बिहार में 37 दिन, यूपी में 41 दिन। ये जस्ट मैंने सारे राज्य वो हैं जो बीजेपी शासित हैं, क्योंकि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनका पैसा तो देते ही नहीं है। बंगाल का पैसा लगभग 52,000 करोड़ रुपया, हाई कोर्ट का डिसीजन आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बावजूद वो पैसा वेस्ट बंगाल सरकार को नहीं दिया गया। तो सीधा सीधा इन्होंने जो कुठाराघात किया है, पहला गारंटी हट गई। अब ये डिमांड ड्रिवन एक स्कीम है। डिमांड जनरेट नहीं करेंगे राज्य, क्यों करेंगे जब उनको जो 90% केंद्र देता था वो 40% राज्य को देना पड़ेगा। राज्य पहले ही घाटे में चल रहे हैं, जो घाटे में राज्य हैं वो अपना हिस्सा 40% देंगे नहीं, और ये सिस्टम पूरी तरह से चरमरा जाएगा। दूसरा इसके अंदर था जो मटेरियल वर्सेस लेबर की रेशियो थी, 2018 में पहले ही खत्म कर दिया था वो। दूसरा अब कर दिया इन्होंने कि मटेरियल पहले पूरा केंद्र सरकार के खाते में था, अब उसमें भी 60-40 कर दिया। तो आर्थिक आधार पर पूरी तरह से राज्यों को बहुत बड़ा घाटा इसमें रहेगा, और जब राज्यों को घाटा रहेगा तो स्वाभाविक है राज्य स्वयं कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। तो ये स्कीम कहीं ना कहीं बहुत जल्द मृत प्राय हो जाएगी। इस स्कीम का नाम देखिए आप बुशरा जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। अरे भाई, विकसित भारत है तो फिर गारंटी देने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? और गारंटी अगर है तो फिर आपने 60 दिन क्यों हटा दिए उसके अंदर से? अगर गारंटी है तो फिर गारंटी दीजिए ना आप उसको।
आपने फिर वो डिमांड ड्रिवन क्यों कर दिया कि अगर डिमांड नहीं होगी तो फिर नहीं देंगे हम। उसके बाद आपने क्या किया, गारंटी फॉर रोजगार, इसके अंदर आपने जिस तरह के तमाम जो बदलाव किए, पूरा नाम है वो है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 जी 25 में आजीविका मिशन पे भी है। एक तरफ आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, एक तरफ आप आजीविका मिशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, राज्यों का अधिकार छीन रहे हैं। आप मुझे बताइए, पहले इसके अंदर क्या था, सोशल फॉरेस्ट्री, आप खेती का काम, खेती से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर था, छोटी पगडंडियां थी, छोटी सड़कें थी। अब आपने क्या कर दिया, इसमें गोडाउन्स, वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज और ठेकेदारी प्रथा का रास्ता आपने पूरी तरह से इसके अंदर खोल दिया। हालत यह है कि पिछले 12 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। शहरों में रोजगार नहीं बचा, शहरों से लोग गांव में वापस गए, खासतौर पर कोरोना के बाद, और उसके बावजूद वहां पर रोजगार नहीं मिला। रूरल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि मिनिमम 400 रुपए मनरेगा में वेजेस होने चाहिए, लेकिन बढ़ाते कितना है, 5 रुपए, 7 रुपए। उसके बाद भी आज हाईएस्ट अगर कहीं है तो 370 वो कर्नाटका सरकार दे रही है। तो कुल मिलाकर इन्होंने आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी, तीनों तरह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये इतनी अच्छी स्कीम थी उसकी ऊपर ऐसी कुठाराघात, ऐसी चोट मारी है कि थोड़े दिन के बाद केंद्र सरकार का पैसा तो बचेगा लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम बैठ जाएगा, और सोशल अपलिफ्टमेंट लगातार हो रहा था ग्रामीण इलाके में, दलित और पिछड़ा स्कीम में आगे आके बढ़ रहा था, वो खत्म हो जाएगा। आलोक जी, क्या ये न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक जो पूरा है, न सिर्फ ये उस पर हमला है, बल्कि लग रहा है क्या ये एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है क्या उस पर भी ये हमला है? क्योंकि आप ये देखिए जो राज्य सरकारें हैं, राज्य वर्सेस क्या केंद्र होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है जो राज्य हो जहां पर बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि बीजेपी में तो कोई मुंह खोल नहीं सकता, तो हो सकता है कि वो चुप बैठकर जो भी हुक्म है उसको बजा लाने की वो कोशिश करें, या फिर खामोश हो जाएं, या दबे अल्फाज में कुछ कहें। लेकिन जहां पर सरकार बीजेपी की नहीं है या एनडीए के जो घटक दल हैं, क्या आपको लग रहा है वो भी सर उठा सकते हैं? और खासतौर पर जहां एनडीए के घटक दल या नहीं है, वहां पर आपको क्या लग रहा है ये केंद्र वर्सेस क्या राज्य भी हो सकता है? क्योंकि 10% से अगर आप सीधा 40% कर रहे हैं तो ये तो बहुत बाहर बढ़ने वाला है। ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वैसे ही जो फंड्स है वो रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही एंगल से, फंड्स के, पैसे के एंगल से, बजटरी और तमाम फिजिकल डेफिसिट के एंगल से तो खतरनाक है ही राज्यों के लिए। ये राज्य और केंद्रों के बीच में भी कहीं ना कहीं दरार पैदा करेगा। फेडरल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कमजोर होगा। जो विश्व मानव गुरु ने कहा था शुरू में आकर के टीम इंडिया की तरह हम काम करेंगे, ये भावना तो बिल्कुल उसके विपरीत है। आप राज्यों की स्वायत्तता को केंद्र में बैठकर बुलडोज कैसे कर सकते हैं? आप क्योंकि सत्ता में हैं, आपके पास बहुमत संसद में है, तो आप राज्यों की जो इकोनॉमिक्स जो उनका है उसको कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं उनसे बगैर कंसल्ट किए? आप साधारण बिल लेकर आए हैं, या तो वित्त बिल लेकर आते आप कि भाई उसके अंदर, वित्त बिल के अंदर डिस्कशन होता, तमाम चीजें होती। आप साधारण बिल लेकर आए क्योंकि आपका बहुमत है, तो आप सब चीजें बुलडोज कर देंगे। छोटे राज्य हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आपने कहा कि 11 साल 12 साल में हमने पता नहीं कितना विकसित कर दिया, भाई फिर उनको क्यों जरूरत पड़ रही है कि भाई 10% देंगे? सवाल बहुत सारे हैं। बिहार जैसे राज्य में आप केवल 30% से भी कम अगर रोजगार दे पाए 30 दिन से भी, तो अब 125 दिन कैसे देंगे? राज्यों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में, सबके बीच में दूरियां बढ़ेंगी, सबके बीच में खाइयां बढ़ेंगी। और ये कंसर्न केवल डीबी लाइव पर नहीं हम जता रहे हैं, ये कंसर्न बीजेपी के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन वो बुजदिल हैं क्योंकि डमी बनाए गए हैं, वो ओपनली आकर कुछ कह नहीं सकते हैं। विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्री इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि भाई जीएसटी था तब भी हमारा शेयर घटाया आपने, तमाम जो केंद्र की योजनाएं थी आपने उसमें भी हमें इन्वॉल्व कर दिया, फिर जहां पर सरकारें विपक्ष की हैं वहां पर आप हमारा शेयर भी नहीं देते हैं पैसे का,
जो जीएसटी का है, उसके बाद भी अगर आप सोचते हैं कि ये स्कीम सक्सेसफुल रहेगी, तो मुझे लगता है फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा सीधा कुठाराघात। जी, मैं विचारों पर आऊँगी और उस पर ये किस तरह से हमला है उसमें भी मैं तफ़सील से आपसे बात करूँगी। लेकिन सवाल ये है कि अभी आप एसआईआर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से ये विचारों की जंग है, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र पर पूरा हमला है और उसको खत्म करके ऑटोक्रेसी की तरफ इस देश को ले जाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अब ये मनरेगा जिसमें बापू का नाम तो हटाया ही गया है, लेकिन पूरे बिल का जो प्रारूप था उसको भी पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अब आप कह रहे हैं कि नगर नगर जाकर, जिला जिला जाकर तमाम जो पार्टियां इंडिया गठबंधन की वो भी आपके साथ हैं, हम इस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आपके लिए विरोध करना या विरोध प्रदर्शन करना या किसको आप प्रायोरिटी में रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, क्या ये आपके लिए चैलेंज और ज्यादा बड़ा नहीं हो गया है? क्योंकि अभी तो एसआईआर पर आप एक तरह से पूरे देश को अपने साथ, जनता को अपने साथ लाने की आप पूरी कोशिश और कवायद कर रहे हैं और लग रहा था कि शायद उसको लेकर भी आंदोलन हो, लेकिन अब एक और मसला खड़ा हो गया है और ये आर्थिक है, ये सामाजिक है, वो वोट का अधिकार है। मैं समझता हूं कि आपने बिल्कुल तीनों विषय उठाए और तीनों ही हमारे संविधान में जो तमाम शक्तियां प्रदान की गई हैं उनको कमजोर करने वाला है। एसआईआर के माध्यम से वोट के अधिकार को कमजोर किया गया, इलेक्शन कमीशन को जेब में रख लिया गया। उसके बाद अब जो ये बिल आया है, इसके माध्यम से सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो और चाहे वो संघीय ढांचे पर प्रहार हो, तो हमारे लिए चैलेंज तो बड़ा है। लेकिन हम लोग तो हर तरह से हर ताकत लगाकर इस सरकार की जो भी गलत नीतियां रही हैं उनका विरोध करते आए हैं, चाहे वो नोटबंदी रहा हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल रहा हो, तमाम बिल, चाहे 3 काले कृषि कानून रहे हो, हमने हमेशा से जो केंद्र की गलत नीतियां हैं उनका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में आज भी विरोध करने के लिए सबसे आगे है। हम तो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि बाकी जो घटक दल हैं वो भी इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस को समझें कि इससे किस तरह से जो आर्थिक विकास हो रहा था वो रुकेगा, ग्रामीण क्षेत्र का किस तरह से राज्यों के ऊपर बर्डन पड़ेगा, किस तरह से रोजगार कम होगा, किस तरह से वापस फिर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में माइग्रेशन बढ़ेगा, किस तरह से राज्यों के ऊपर आर्थिक और तमाम तरह के भार बढ़ते चले जाएंगे। तो जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो भी, और हम तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन करेंगे कि जो वस्तु स्थिति है उसके ऊपर आइए और मोदी जी से, अमित शाह जी से मत डरिए। ये लोग पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का चकनाचूर कर रहे हैं। आप भी आवाज उठाइए ताकि हम ग्रामीण भाइयों की बात को आगे तक ले जा सकें। जी, विचारों पर आप कितना बड़ा प्रहार आप देखते हैं? क्योंकि जब मोदी जी जिनको विश्व गुरु मीडिया का एक धड़ा बोलता है और खुद बीजेपी और तमाम लोग बोलते हैं, 56 इंच की छाती की उनकी बात की जाती है। जब वो विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बात वो संविधान की करते हैं, बापू के आदर्शों की वो बात करते हैं। लेकिन उन्हीं बापू के आदर्शों को अगर सबसे ज्यादा चैलेंज उन्हीं के देश में अगर मिले, अगर ये कहा जा रहा है कि भाई गोडसे के मानने वाले, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि गोडसे के जो विचार हैं उनको बढ़ाया जा रहा है और बापू के जो विचार हैं उनसे किनारा एक तरह से किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये भी एक तरह का चैलेंज है? खुले तौर पर हम ये देखते हैं कि जब भी गांधी जयंती होती है उस दिन भी उसको एक तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि गोली मारी जा रही है गांधी जी का पुतला बनाकर, या फिर जो गोडसे के मानने वाले हैं वो सीधे तौर पर या बाबू की बेइज्जती करने का एक तरह से ट्रेंड चल पड़ा है और अब तो बाकायदा तौर पर जो मनरेगा में जो नाम था उसको पूरा एकदम सीना ठोक कर हटा दिया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि बापू की विचारधारा से कभी भी आरएसएस ने कभी किसी भी रूप में अपनी सहमति नहीं दिखाई। वो लोग जो 2 नेशन थ्योरी के वाहक थे, आरएसएस के लोग, स्वतंत्रता से पहले भी उन्होंने मुखबरी करके अंग्रेजों के साथ 60 रुपए की पेंशन लेके डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया। आज भी अंग्रेजों से वही सीखकर वो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपना रहे। पूरा विश्व देख रहा है कि एक तरफ आप बापू की प्रतिमा के सामने माथा झुकाते हो, एक तरफ आप बापू के नाम से, महात्मा गांधी जी के नाम से, राष्ट्रपिता जी के नाम से जिस तरह से आप पल्ला छुड़ाना चाहते हो, इससे सीधा सीधा पता चलता है कि आपकी कथनी और करनी में पूरी तरह से अंतर है। गोदी मीडिया तो कुछ भी दिखाएगा ही। वो तो अगर आज भूकंप भी आ जाए तो कहेंगे कि भूकंप के फायदे इसलिए हैं कि मोदी जी हैं और मोदी जी
है तो भूकंप आया और भूकंप के ये फायदे हैं। मतलब गोदी मीडिया की तो बात ही करना अब बेकार हो गया है। दुर्भाग्य ये है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर भी इन्होंने संवैधानिक जो हमारे अधिकार थे उनको अब छीनना शुरू कर दिया है। हम तो सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आज राष्ट्रपिता के नाम को हटाया है, कल कुछ और चीजें हटाएंगे। नाम बदलने की इनकी पुरानी परंपरा है। नाम बदलने से के पीछे मंशा क्या है बुशरा जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कह रहा हूं दिल्ली का नाम सिया राम रख दो ना, सीता माँ भी आ जाएंगे, राम भी, अगर पॉल्यूशन कम होता हो तो। काम नहीं करना है, केवल नाम बदलना है। नाम भी बदलने के पीछे मंशा गलत रहती है कि हम प्रभु राम का नाम ले आए तो कुछ लोग अपोज करेंगे। भाई हमें राम से अपोज नहीं है, हमें आपके कामों का अपोज कर रहे हैं। जो आपने तमाम प्रावधान बदले हैं उनके ऊपर किस तरह से आपने कुठाराघात किया है, उसके ऊपर हम आपके लिए आपसे नाराज हैं। नाम महात्मा गांधी जी का था, राष्ट्रपिता थे, उनके नाम से क्या एलर्जी थी, इसको तो क्लैरिफाई करो। आप एक योजना चल रही थी उसी का नाम बदल रहे। अरे वे प्रभु राम के नाम पर 2-4 योजनाएं और ले आते, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। केवल और केवल नाम बदल के और किसी योजना को समाप्ति की ओर ले जाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। जी, ये भी कहा गया है कि राजीव गांधी, नेहरू और इन सब के नाम पर ना जाने कितनी योजनाएं थी और मनरेगा के लिए भी ये कहा गया कि पहले नरेगा था और कैसे 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया, यानी कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव था उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, तो आप राजनीतिक फायदा इसका उठा रहे हैं। आपकी सारी सियासत जो है वो नेहरू और गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही आपकी घूमती है। तो ये इल्जाम भी आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि क्यों इतनी परेशानी है। हो सकता है आने वाले दिनों में, और पहले भी कहा जाता रहा है राम मंदिर के बहाने कि आप भगवान राम के विरोधी हैं, अब जी राम जी पर अगर आप विरोध करेंगे तो तब भी हो सकता है ये कहा जाए कि भाई जी राम जी, यानी कि राम का इसमें नाम है, भगवान राम का नाम है, और इसमें भी हो सकता है कि आप को इसमें भी राम विरोधी कह दिया जाए। देखिए मुझे लगता है बुशरा, इनका 4D फार्मूला है। किसी चीज को डिनाई करो, डाइवर्ट करो, डेविएट करो और फिर डिवाइड करो समाज को। ये 4D फार्मूला बड़े अच्छे से सीख गए हैं अंग्रेजों से। वही उसी का है, मुद्दा है कि किस तरह से ध्यान भटकाया जाए। आप आज ये नाम ले आए हैं, कल कोई और नाम ले आएंगे, परसों कोई और नाम ले आएंगे। हम तो कह रहे हैं कि 11-12 साल के अपने मनरेगा के जो आपके आंकड़े हैं, कितने दिन आपने रोजगार दिया है, उसी के ऊपर चर्चा कर लीजिए। किस किस राज्य का कितना पैसा बचा हुआ है उस पर चर्चा कर लीजिए। प्रभु राम से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु राम का जिस तरह से राजनीतिक उपयोग होता है, प्रभु राम के नाम से समाज में हिंदू मुस्लिम किया जाता है, जय श्री राम के नारे लगाकर जिस तरह से वैमनस्य पैदा किया जाता है, उससे लोगों को दिक्कत है। प्रभु राम से के तो सभी भक्त हैं, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूं। क्या हमें किसी से दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं। इनको प्रभु राम से, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल वोटों के लिए ये सब काम करते हैं। अगर इतने ही प्रभु राम के हितैषी थे तो सुप्रीम कोर्ट के बिल का रिजल्ट का, डिसीजन का इतना इंतजार क्यों किया? सरकार तो आ गई थी, 303 सांसद थे, पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लाए? आपका तो स्टैंड यही था ना कि न्यायालय में का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। अगर आस्था का विषय आपका था तो बिल लेकर आते, लेकिन कभी नहीं लेकर आए। प्रभु राम के नाम पर जितने यूटर्न इन्होंने लिए हैं वो किसी ने भी नहीं लिए हैं। इनको प्रभु राम से कोई लेना देना नहीं है, केवल वोटों की खेती करनी है और किस तरह से समाज में वैमनस्य पैदा किया जाए, केवल वो देखना है। संक्षेप में आखिरी सवाल आपसे, क्या आने वाले दिनों में हम मनरेगा को लेकर और एसआईआर को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी का या इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा आंदोलन, कोई यात्रा, कोई इस तरह की हम चीज देखेंगे? और क्या मनरेगा ने एक बार फिर से पूरे इंडिया गठबंधन को क्या एकजुट कर दिया है? क्योंकि अभी मैं ये देख रही थी जब आपसे बात कर रही थी कि एक बड़ा चैनल है जो सबसे तेज अपने आप को कहता है, उसमें ये हेडलाइन बनाई गई है कि कांग्रेस के एजेंडे से दूर शाह को सुप्रिया सुले जो है उन्होंने शाह से जो है मुलाकात की है। तो ये दिखाने की कोशिश की जाए, देखिए एक तरह की फूट है और एनसीपी कहीं ना कहीं आपसे अलग होने जा रही है। तो आप इसका जवाब देना दें, लेकिन ये जरूर कि क्या आने वाले वक्त में कोई आंदोलन, कोई यात्रा देखेंगे और क्या इंडिया गठबंधन एकजुट है और इस मामले ने क्या उसको और ज्यादा करीब किया है? देखिए मुझे लगता है कि नेशनल हेराल्ड का डिसीजन आया, झारखंड के मुख्यमंत्री का फैसला आया, तमाम चीजें हैं, किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। आज जांच एजेंसियों की बात थी, जिस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फेंक कर जूता मारा जाए, देश किस दिशा में जा रहा है
कि केवल कांग्रेस को नहीं सोचना है, इंडिया गठबंधन के बाकी घटकों को भी सोचना है। लोग मिलते हैं, आपस में पारिवारिक संबंध भी हैं सबके, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां राजनीतिक मामलों की बात है, जहां देश से जुड़े हुए मामलों की बात है, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथियों को भी सबको साथ आना चाहिए। अगर वोट चोरी पे कांग्रेस मुखर होकर सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता के हर एक उसको कार्रवाई को पूरी तरह से हम जिस तरह से बेनकाब कर रहे हैं, बाकी घटक दलों को भी साथ आना चाहिए। आज किसी के ऊपर प्रभाव है, कल किसी के ऊपर प्रभाव रहेगा। दुर्भाग्य यह है कि कुछ घटक दल भी या तो दबाव में है या कहीं पर कोई चीज ऐसी है कि जिसकी वजह से वो कई बार थोड़ा सा रास्ता ऐसा लगता है कि जो हमारी मूल भावना है उससे दूर जाते हैं। मैं अब्दुल्ला साहब से भी कहूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब से भी, वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा है। वोट चोरी करके जिस तरह से चंडीगढ़ मॉडल से महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक में देखा गया, वो पूरा पूरा सीधा सीधा संविधान पर हमला है। सबको साथ आना होगा, तभी हम ये अंग्रेजों के जो मुखबर लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आलोक जी समय देने के लिए। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और क्या सोच रही है सबको लेकर, वो एक ज़रूर एक नज़रिया लोगों तक पहुँचा होगा। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और शुक्रिया, धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।